ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दिन में आपको मैं जाते जाते मैंने एक टॉपिक बताया था जो प्रॉपर्टी 15 थी हमारी। सबको आवाज और स्क्रीन दिख रही है तो यस लिख दो एक बार इसमें। आवाज मेरी अच्छे से आ रही है, स्क्रीन दिख रही है तो यस लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी 15 पढ़ी थी, वो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 15 में क्या था, तीन इस प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रल लेता हूँ और फिर उसका मॉड लगा देता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो हमेशा छोटा होगा ए टू बी, मॉड बीच में आएगा उस केस में। तो वो इंटीग्रल बनेगा ए टू बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ये जब अभी हम रेंज निकालेंगे ना तो वहां पे कहीं कहीं पर इसका हो सकता है प्रॉपर्टी का काम आ जाए। दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये ए प्रॉपर्टी हो गई थी हमारी 15। बी प्रॉपर्टी थी कि अगर एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए टू बी के ऊपर, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल के ऊपर स्मॉल एम उसकी मिनिमम वैल्यू है और कैपिटल एम उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम इस इनइक्वालिटी के ऊपर इंटीग्रल लगा सकते हैं। तो अगर इंटीग्रल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी में जो वैल्यू देगा वो किसके बराबर होगी, एम टाइम्स ऑफ बी माइनस ए और कैपिटल एम टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, इसके बराबर होगा। ठीक है, सी प्रॉपर्टी क्या थी, जो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो रेंज आएगी वो कहां से कहां जाएगी, स्मॉल एम इज द मिनिमम वैल्यू, कैपिटल एम इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो एम टाइम्स ऑफ बी माइनस ए से लेकर कैपिटल एम टाइम्स ऑफ बी माइनस ए तक आ जाएगी। फिर हमने ये बताया था कि मान लो तीन फंक्शन है जो कि इस इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और तीनों हमारे कंटिन्यूअस हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। तीनों कंटिन्यूअस हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो हम इसके ऊपर इंटीग्रल लगा सकते हैं। तो ए टू बी जी एक्स डी एक्स जो होगा वो हमेशा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से छोटा रहेगा, वो फर्दर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। चलो अब इन प्रॉब्लम्स पर आते। प्रॉब्लम कितने हो गए थे हमारे, किसी को ध्यान में तो नंबर लिखो, मैं मेरे ख्याल से 50 के आसपास हो गए थे। प्रॉब्लम का नंबर बताओ मुझे एक बार। किसी के पास भी नहीं है फेयर नोटबुक? को मैं देखता हूँ। लास्ट प्रॉब्लम था हमारा 51। 51 हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 52। देखो इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 0 to 1 ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, 1 से ई के बीच में है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखना आप समझना है इसको, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखो जब हमारे पास यहाँ पर x है dx है, तो ये जो लिमिट है ये किसकी लिमिट्स हैं, ये x की लिमिट है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से। तो हमारे को ये पता है कि x हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। इक्वालिटी भी ले सकते हो, इनइक्वालिटी भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। हम इक्वालिटी ले रहे हैं यहाँ पे। जब x क्लोज 0 से 1 के बीच में होगा तो एक्स स्क्वायर भी आपका क्लोज 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि 0 से 1 में एक्स का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। नाउ ई रेस टू द पावर x इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको ई की पावर एक्स स्क्वायर में लगाऊंगा तो ई की पावर 0 1 आ जाएगा और ई की पावर 1 ई आ जाएगा, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते। तो ई की पावर एक्स क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन था तो वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। अब आप इसके ऊपर इंटीग्रल ले लो, 0 to 1 ई की पावर एक्स के डी एक्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 1 डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 आ जाएगा। इनइक्वालिटी बन गई ना, ई डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपका आई आ जाएगा, और ये ई इंटू एक्स की लिमिट 0 से 1 में ई आ जाएगा। तो हमारा आई की रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 1 से ई हो जाएगी। समझ आया, बड़ा इजी प्रॉब्लम था। सबको समझ आ गया? एक बार लिख दो ऑल क्लियर यहाँ पे। नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है,
चलो प्रॉब्लम 53 देखते हैं अब। हमारा जो प्रॉब्लम 53 है उसमें क्या है, उसमें हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 to 3 इंटीग्रल 3 plus x cube dx lies between 4 to 2 root 30। ठीक है, मैं कर देता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। देखो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स क्यूब जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता चलता है? ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो रहा हो या जिस इंटरवल पर भी वो पॉजिटिव हो रहा होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3x²। तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है अंडर रूट के कारण, 3x² इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 1 से 3 में ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, जीरो तो होगी नहीं क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 0 होती है। ठीक है, तो 1 से 3 के ऊपर ही हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल के ऊपर ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, अकेला पूरा इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, पूरा इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। तो अब मुझे ये पता चल गया कि x मेरा कहां से कहां तक है, 1 से 3 तक है, बिकॉज आई नो दैट 3 प्लस एक्स क्यूब इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी इस फंक्शन, इस x के ऊपर जो x की वैल्यूज हैं उसके ऊपर जब आप फंक्शन लगाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो 1 डालने पर ये 2 आ जाएगा, 3 डालने पर ये क्या बन जाएगा, 27 प्लस 3 रूट 30 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, इंटीग्रल लगाना है। इंटीग्रल कहां से कहां में लगाना है, 1 से 3 में लगाना है, तो 1 से 3 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स अगर लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 1 to 3 dx से लेकर रूट 30 टाइम्स ऑफ डी एक्स फ्रॉम 1 to 3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 into 2। ठीक है, से आई से लेकर रूट 30 इंटू 3 एक्स आ जाएगा ना इसका इंटीग्रल, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आई की रेंज आ जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 4 से लेकर 2 √30 तक आ जाएगी। तो हमें यही शायद प्रूव करना था कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 4 से 2 √30। समझ आ गया सबको, इजी प्रॉब्लम है ये भी। जिसको समझ आ गया है वो ऑल क्लियर कर दो इसको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम 54, ये अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करना फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो अब हमारे पास है, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 5/4 to 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x4 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, करो एक बार ट्राई करो, एक्टिव रहो थोड़ा सा। 0 to dx अपॉन 1 प्लस x4 की जो रेंज है हमें 5/4 से 1 तक प्रूव करनी है।
आया किसी का आंसर? देखो अब आपके पास जो प्रॉपर्टीज है उसमें ऐसा है, या तो फंक्शन का मॉड आएगा उसके राइट हैंड साइड में, ठीक है, या उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो आप लिखोगे। एक ये पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है कि आप उससे एक छोटा फंक्शन लिखोगे और एक उससे बड़ा फंक्शन लिखोगे जिसका इंटीग्रल आपको लग रहा है π/4 और 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं सोचने के इसको। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि x का इंटरवल है हमारे पास 0 से 1 तक। ठीक है, एक टर्म है मेरे पास √1 + x⁴। ऑब्वियसली ये टर्म 1 से तो बड़ी होगी, देखने पे तो समझ आ ही रहा है, क्योंकि 1 में अगर आप x⁴ ऐड कर रहे हो तो 1 से तो बड़ा ही होगा ना, 1 से तो छोटा हो नहीं सकता ना। 1 + x⁴ है, फिर उसका अंडर रूट भी ले लोगे चाहे, तो 1 से बड़ी वैल्यू ही आएगी। बट ये वाली वैल्यू हमेशा इस टर्म से छोटी रहेगी, 1 + x⁴ + 2x²। अभी बताओ ये स्टेप इधर ध्यान दो सब लोग, क्योंकि ना आपको अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो यही है कि अगर आपका फंक्शन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, जो रेंज आप निकाल रहे हो वो डायरेक्टली नहीं बन रही है, तो आपको फंक्शन गेस करने पड़ेंगे। अब मैं वो आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि फंक्शन गेस कैसे करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। तो मैंने 1 + x⁴ को ये लिख दिया कि हमेशा 1 से बड़ा होगा, और √1 + x⁴ + 2x² से छोटा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हुआ क्या, ये बन जाएगा 1 + x⁴ जो है वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, और ये वाली टर्म क्या बन गई मेरी, 1 + x² बन गई, और ये हमेशा किससे छोटा रहेगा, 1 + x² से छोटा रहेगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल कैसा ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर आप इस पे रेसिप्रोकल लगाओगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1/1 + x⁴ विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 + x²। तो ये इंटीग्रल बना दिया, ये मतलब रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसको मैं इंटीग्रल बनाऊंगा। इंटीग्रल कैसे बनाएंगे, इस पे लिमिट लगा देंगे 0 to 1। तो इस पे लिमिट लगा दी मैंने 0 to 1 dx/(1 + x⁴). दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 to 1 dx/(1 + x²। ठीक है, ये इंटीग्रल की लिमिट आ जाएगी 0 to 1 1 dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये आपका आई हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ये टर्म आपकी क्या बनेगी, tan 1x। तो ये tan 1x की लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0 से 1। ये इंटीग्रल क्या बनेगा, x की लिमिट आ जाएगी 0 से 1। तो आपका जो आई होगा वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये π/4 - 0 बनेगा और ये 1 बनेगा। तो हमारे पास जो आई की रेंज आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, π/4 से 1 आ रही है। अब देखो ये मुझे कैसे पता चला, मुझे ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देख के हमें ये समझ आना चाहिए कि 0 से 1 का इंटीग्रल जो है वो π/4 कैसे बना सकता है। वो π/4 तभी बना सकता है जब tan 1x होगा। ठीक है, 1 तो 1 से बन ही जाएगा, 1 dx का इंटीग्रल 0 से 1। ठीक है, अब बताओ, अब इसमें किसी को डाउट है कि नहीं है? अगर सब क्लियर है तो ऑल क्लियर या इमोजी बना दो जल्दी से। ये जो फंक्शन है ना, ये हमें सोचने पड़ेंगे। अभी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको स्लोली स्लोली आइडिया लगने लग जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। और किसी को भी क्लियर नहीं हुआ ये प्रॉब्लम? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो काफी बच्चों ने क्लियर लिख दिया है। अब आते हैं प्रॉब्लम 55 पे। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, इस इंटीग्रल में है हमें प्रूव करना है ln2। अब देखो आपको मैं एक बार पहले प्रॉब्लम लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। dx/(1 + x⁶). अब ना आपको थोड़ा सा ऐसे रिट्रेस करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से मुझे ln2 और π/2 मिल सकता है जब मैं रेंज ले रहा हूँ 0 से 1। अगर वो आप सोच लेते हो तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको ट्राई करो एक बार।
इसका भी आंसर आ रहा है, बताओ मुझे। आया किसी का आंसर? ठीक है, चलो देखो मैं बता रहा हूँ। अब आप ऐसे सोचो कि ln2 कैसे बन सकता है। चलो चैट बॉक्स में लिखो कि ln2 कैसे बन सकता है। 0 से 1 के इंटीग्रल में क्या हिंट फंक्शन लें जिसमें ln2 बन जाएगा, ये बताओ मुझे। अबे चैट बॉक्स में लिख दो भाई, क्या कर रहे हो। 2 की पावर x? नहीं, 2 की पावर x नहीं आएगा। ln ऑफ 1 + x³ 1 + x³ क्यों भाई? 1/x+1 सिंपल है ना राहुल। 1/1 + x से डायरेक्ट बन जाएगा ना। ln ऑफ √1 + x³ तो 1 + x³ का ln तो कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व भी नहीं होगा वो तो। देखो, अच्छा ये बताओ π/2 कैसे बन सकता है, ये बताओ π/2 कैसे बन सकता है। 0 to 1 के इंटीग्रल में π/2 कैसे बनेगा? साइन इनवर्स x से बन जाएगा। ठीक है, देखो अब 1 + x⁻⁶ जो है, x आपका कहां से कहां है, x आपका 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो 1 + x⁻⁶ जो है वो पक्का से 1 + x से कम होगा। समझ आ रहा है कैसे? 1 + x⁻⁶ जो है वो पक्का से 1 + x से कम होगा। और सिमिलरली मेरे को √1 + x⁻⁶ बनाना है ना, तो 1 + x बनाने के लिए तो मेरे को ना 1 + x² + 2x बनाना पड़ेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं क्योंकि अंडर रूट भी लेना है। तो इसको ना ऐसा लिखते हैं, और ये टर्म बड़ी होगी 1 - x² से। चलो अब ये चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि अंडर रूट भी है हमारे पास ना, तो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब पहले देखो, ये स्टेटमेंट तो हमेशा सही है क्योंकि 1 - x² इज ऑलवेज लेस देन 1 + x⁻⁶। अब हमें ये चेक करना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। देखो, x⁻2 जो होगा वो x⁻6 से बड़ा होगा फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज 0 to 1। जीरो पे दोनों इक्वल होंगे। अगर जीरो को अगर आप हटा देते हो तो जीरो के बाद वाली किसी वैल्यू पे देखो, जैसे हाफ देख लो, तो हाफ पर x⁻6 जो होगा वो x⁻2 से क्या होगा, छोटा होगा। अब x⁻6 अगर x⁻2 से छोटा है तो इसमें तुमने जब 2x ऐड कर दिया तो वो और फर्दर छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये एकदम सही है। 1 - x² इज लेस देन 1 + x⁻⁶ इज लेस देन 1 + x² + 2x। अब हमें क्या करना है, इस पर अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट ऑफ 1 - x² अंडर रूट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज लेस देन 1 + x⁻⁶ इज लेस देन 1 + x आ जाएगा। मॉड लगा सकते हो बट पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसीलिए इंटरवल हमारे पास x का 0 से 1 है तो इसलिए 1 + x आ जाएगा। अब हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। तो 1/√1 + x⁻⁶ इज लेस देन 1/1 + x। अब ये तीन फंक्शन आ गए इनइक्वालिटी वाली फॉर्मेट में।
ये हमारे 0 से 1 में कंटिन्यूस हैं, तो इन पे आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रल लगा सकते हो। तो इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स सिक्स, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो आय आ गया, ये हमेशा जो हमारे पास आय आया वो क्या हो गया, dx अपॉन 1 प्लस एक्स बनेगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी लिमिट 0 से 1। ये टर्म क्या बनेगी, साइन इनवर्स एक्स, लिमिट क्या बनेगी 0 से 1। तो हमारे पास आ जाएगा ln 2 इज लेस देन आई इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई बाय 2। तो हमारा इंटीग्रल आ जाएगा ln 2 से पाई बाय 2। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ऑल क्लियर, या इमोजी बना दो जिसको भी समझ आ गया हो यहाँ तक कैसे किया। देखो ये थोड़ा सोचना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें आपको कि भाई ये फंक्शन कैसे हम सोच रहे हैं, वो जो हमें प्रूव करना है ना, उससे उसको देख के सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये वाली टर्म बनाएंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। ठीक है, अभी वाला करो। 5/6 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन π/4√2। ये प्रूव करना है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ ये। एक बार ट्राई करो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें भी आपको इससे एक छोटा फंक्शन और इससे एक बड़ा फंक्शन सोचना पड़ेगा। आपको बस थोड़ा सा ये गेस करके बताओ कि आप क्या क्या फंक्शन सोच रहे हो, और वो फंक्शन इंटीग्रेबल होने चाहिए ऑब्वियसली। जैसे ये डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है इसको मुश्किल है, क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्र तो हमें सॉल्व करना आता है, बट 4 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रल हमें सॉल्व करना नहीं आता अनटिल अनलेस कुछ उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा हो। देखो बोर्ड इधर देखो एक बार ध्यान से, बताओ ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है कि गलत लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट समझ आया। देखो 4 माइनस एक्स स्क्र जो है वो ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि आपका x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो आप कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली अब देखो एक्स स्क्र जो होगा 0 से 1 के बीच में, और एक्स क्यूब अगर 0 से 1 के बीच में अगर आप लेते हो, तो एक्स स्क्र एक्स क्यूब से बड़ा होगा। जैसे हाफ ले लो आप, हाफ पे क्या होगा, एक्स स्क्र कितना बनेगा 1/4, एक्स क्यूब कितना बनेगा 1/8। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्र जो होगा वो लेस देन माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब मैंने इस दोनों तरफ 4 माइनस एक्स स्क्र ऐड कर दिया है,
तो ऐड तो कुछ भी कर सकते हैं, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमें ये समझ आ जाएगा कि 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज कर रखी है। समझ आ गया? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है, फिर रेसिप्रोकल लेना है। तो अंडर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे 3 टर्म बन गए हैं। अब इनके ऊपर क्या करना है, इंटीग्रल लगाना है। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ में लगाना है, 0 से 1 में। तो इंटीग्रल लगा देते हैं, तो 0 to 1 dx, ठीक है, 0 to 1 dx, यहाँ पे भी 0 to 1 dx, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बीच वाला हमारा आई हो गया, इसी की रेंज निकालनी है हमें। 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। इस पे आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 एक्स स्क्वायर को आपको लिखना पड़ेगा। 2 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 माइनस रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ना ये, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अब एक्स इसका कितना है, रूट 2 एक्स, बाय ए कितना है 2, और क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट रूट 2 है तो 1 बाय रूट 2 और आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से 1। ठीक है जी, समझ आ रहा है? अब देख लेते हैं, तो आई की रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक आ रही है, साइन इनवर्स हाफ इज 5/6 30 डिग्री। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 से ये 1 पुट करोगे तो 1/√2 आ जाएगा ना। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज π/4, तो π/4√2 माइनस 0। तो हमें आई की रेंज मिल जाएगी π/6 से लेके π/4√2 तक। यही प्रूफ करना था, π/6 से लेके π/4√2 तक। समझ आ गया? ऑल क्लियर कर दो, यही इमोजी बना दो जिसको भी ये बात समझ आ गई है। जिसको नहीं समझ आई है वो मुझे बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, ये हो गया हमारे पास 56। नेक्स्ट देखो 57। प्रॉब्लम 57 में है अब हमारे पास इंटीग्रल ऑफ cos x वाला एक प्रॉब्लम है। हाँ, इंटीग्रल 10 to 15 cos x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 dx। इसको हमें प्रूव करना है, दिस शुड बी लेस देन 10 रेज टू द पावर -5। ये प्रूव करना है हमें। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। अब क्या है कि x हमारा किससे बड़ा है, हमेशा 10 से बड़ा है, ठीक है। तो x रेज टू द पावर 6 हमेशा किससे बड़ी हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर 6, बिकॉज x रेज टू द पावर 6 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 जो होगा वो 1 प्लस 10 रेज टू द पावर 6 नहीं लिखना है, इनइक्वालिटी इक्वालिटी हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को ना 10 रेज टू द पावर -5 बनाना है। अगर मैं 1 प्लस 10 रेज टू द पावर 6 बना दूंगा ना तो वो 1 आ जाएगा पिक्चर में। हमें पिक्चर में 1 को नहीं लेकर आना है, हमें 10 की पावर -5 बनाना है। तो 1 ऐड करने से, मान लो जैसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ कि भाई x हमेशा 2 से बड़ा हो सकता है या 2 से बड़ा हो, 2 के बराबर हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। बट जब x प्लस 1 कर देंगे तो ऑब्वियसली वो 2 से बड़ा ही हो जाएगा ना, इक्वालिटी हट जाएगी। क्योंकि अब आपने उसमें x में x2 हो सकता था, बट आपने उसमें 1 ऐड कर दिया। तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 हमेशा किससे बड़ी हो जाएगी, 10 की पावर 6 से बड़ी हो जाएगी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 किससे छोटा हो जाएगा, 1/10 की पावर 6 से छोटा हो जाएगा। समझ आ गई कैसे लिखा हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर 6 जो होगा, अब रेसिप्रोकल ले लिया ना तो इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो मेरे को 10 की पावर -5 बनाना है। तो इंटीग्रल ऑफ 10 to 15 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 to 15 5 डिवाइडेड बाय 5 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, इसमें तो 1 ही है ना अभी। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 dx, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 1/10 की पावर 6 से छोटा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास रेंज थी x 10 से बड़ा होना चाहिए, एक्स की पावर 6 10 की पावर 6 से बड़ा हो जाएगा।
1 प्लस एक्स की पावर 6 10 की पावर 6 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इक्वालिटी थी, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, उसका रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, उसके ऊपर फिर इंटीग्रल लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। तो अब जो आपका ये वाला जो इंटीग्रल है 10 to 15 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, दिस इज ऑलवेज लेस देन 5 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। कैसे लिख दिया ये आपको समझ आ रहा होगा। 1 बाय 10 रेज़ टू पावर 6 बाहर चला गया, x बचेगा, 15 माइनस 10 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 10 to 15 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 जो है ये हमेशा 5 बाय 10 की पावर 6 से छोटा है, तो 10 बाय 10 की पावर 6 से भी छोटा होगा कि नहीं होगा। भाई अगर कोई एक वैल्यू मान लो, मैंने बोला कोई एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू है जो से 2 से छोटी है, तो 4 से भी तो छोटी होगी। तो मैंने इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने बोला ये इंटीग्रल इससे छोटा होगा। ठीक है, तो 10 to 15 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 जो है ये हमेशा 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 से छोटा होगा। बट प्रॉब्लम ये आएगी, आप बोलोगे सर ये तो प्रूव ही नहीं करना, प्रूव तो करना है cos x वाला। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 10 to 15 cos x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx जो है ये इंटीग्रल ऑब्वियसली 10 to 15 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 से छोटा होगा, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और दिस इंटीग्रल इज लेस देन 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो भी पक्का से 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 से छोटा होगा। समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो, नहीं तो मुझे बताओ अगर कोई भी कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया 57, प्रॉब्लम 58। प्रूव दैट ये प्रूव करना है, होमवर्क प्रॉब्लम है। इसको करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मुझे भेजना है। ठीक है, किसी ने भी आज तक जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ करके भेजता ही नहीं है कोई भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट √3/8, डिटेल सोल्यूशन भेजना है, आंसर तो इसमें है ही नहीं ना, कुछ प्रूव करने वाली बात है। एक दिन में भी आपको प्रॉब्लम दिया था, तो ये आ जाएगा √3/8 sin x बाई एक्स dx, ये होना चाहिए √2/6 से छोटा। ये भी आपका होमवर्क है, ये दो प्रॉब्लम लिख लो रफ कॉपी में अभी, फिर नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लिख लिया सब लोगों ने प्रॉब्लम, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी 16। प्रॉपर्टी 16 वैसे कॉमन सी प्रॉपर्टी है, हमने पहले भी ऐसा डिस्कस किया हुआ है प्रॉब्लम्स में, तो अभी एक बार और इसको बता देता हूँ मैं आपको। मान लो आपके पास a to b f of x dx दिया हुआ है, f of x इंटू डी ऑफ g of x दिया हुआ है, dx नहीं दिया हुआ, d of g of x दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि अब जो इंटीग्रेंट है उसमें तो f of x है, और जो g of x है वो डेरिवेटिव के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं इस इंटीग्रल को ऐसा लिखता हूँ f of x g डैश x dx, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ये वाली जो लिमिट है ये अभी g of x की है, जो भी d के अंदर वाला वेरिएबल होता है या फंक्शन होता है तो जो लिमिट्स होती हैं वो उसकी होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा होगा g of x1 आपका a के बराबर होगा और g of x2 आपका b के बराबर होगा। ठीक है, तो आपने जब g डैश x dx लिख दिया, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया, x आ गया, तो यहाँ पे आपके पास x1 आएगा और यहाँ पे आपके पास
x2 आएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो जी इनवर्स ऑफ ए आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो जी इनवर्स ऑफ बी आ जाएगी। समझ आ गया कैसे, क्योंकि जी ऑफ x1 ए है तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, जी इनवर्स ऑफ ए। जी ऑफ x2 बी है इसलिए x2 किसके बराबर आ जाएगा, जी इनवर्स ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा अभी हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डी ऑफ, अगर डी ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो जो लिमिट होंगी वो जी ऑफ एक्स की हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम 60, एक दो मैं बताता हूँ फिर आप करना। तो पहला प्रॉब्लम है -1 to 1 एक्स स्केयर डी ऑफ एल एन एक्स। अब सबसे बड़ी गलती बच्चा यही करता है, और कुछ बुक्स में भी ये गलत दिया रहता है कि इसको सबसे पहले तो वो लिख देगा -1 to 1 एक्स स्केयर डी एक्स एक्स। तो ये स्टेप यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने इसकी लिमिट गलत डाली हुई है। अब सही है, अभी तक तो सही है, क्योंकि आपने डी ऑफ एल एन एक्स को क्या लिख दिया, डी एक्स बाई एक्स लिख दिया। बट अब ये ध्यान रखना है लिमिट यहाँ पे किसकी आएंगी, यहाँ पर अभी ये एल एन एक्स की लिमिट है, तो यहाँ पे एल एन ऑफ एक्स वन -1 है, एल एन ऑफ एक्स टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, x1 और x2 आना चाहिए। अब कैसे इंटीग्रल बन जाएगा x dx, x1 की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर -1, तो ये 1/e हो गया। x2 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 1, तो x2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो अब इंटीग्रल कितना आ जाएगा, एक्स स्केयर बाई टू, एक्स स्केयर बाई टू 1/e से e, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ e स्केयर -1/e स्केयर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें 60th प्रॉब्लम में, एक बार बताओ मुझे, ऑल क्लियर कर दो। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, ठीक है। प्रॉब्लम 60 हो गया, अब आते हैं प्रॉब्लम 61 पे। हाफ टू 1 tan x डी ऑफ sin x। करो इसको एक बार खुद से करो। क्या हो गया भाई, ढेर हो गए, क्या आंसर आ रहा है इसका, किसी का आंसर आया तो बताओ चैट बॉक्स में। √3/2, √3, हाँ डिवाइडेड बाई 2 आएगा, -√3/2 नहीं आएगा, √3 / 2 आएगा। ठीक है, अभी ये ना sin x की वैल्यू है तो इसको ऐसे लिख लिया करो, ये sin x1 हो गया, ये हमारा sin x2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे dx ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x dx। ठीक है, तो x आएगा हमारे पास, हाफ है जब 30 डिग्री, 1 है तो 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा sin x बाय cos x। तो sin x का इंटीग्रल बन जाएगा ये, इंटीग्रल ऑफ sin x dx, कहाँ से कहाँ तक, π/6 से लेके π/2 तक। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, π/6 से π/2 तक। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos 90 विच इज 0, cos 30 sin 60 √3/2। ये वाली वैल्यू आ जाएगी √3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रल है, ये हो गया 61। प्रॉब्लम 62, -1 to 1 डी बाई डी एक्स ऑफ
tan इनवर्स 1/x dx। चलो भाई करो, इसको करो अब। इसका आंसर बताओ मुझे। ऐसा प्रॉब्लम हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिख दो। π/2 नहीं आएगा इसका, -π/2 आएगा। -π/2 आएगा इसका आंसर। देखो, इसको अब आपको ना, इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1/x जो है वो 0 पे ब्रेक होगा। तो -1 to 0 माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/x dx। ठीक है, फिर 0 प्लस से 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x dx, क्योंकि यहाँ पे dx है ही ऑलरेडी, तो जो लिमिट है वो x की ही है। हाँ, -π/2 आएगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ f डैश x dx है ना ये तो f ऑफ x आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 माइनस तक, प्लस यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ 1/x आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 प्लस से 1 तक। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस, तो 1/0 माइनस इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, एक टर्म ही आ जाएगी, प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/0 प्लस विच इज प्लस इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, -π/2, प्लस ये वाली वैल्यू बन जाएगी π/4, प्लस ये वाली वैल्यू बन जाएगी π/4 -π/2। तो π/2 -π/2 कट जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा -π/2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा सब लोगों को। कोई कंफ्यूजन किसी को भी यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। प्रॉब्लम 63, इसमें है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 to x sin t dt डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। करो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो सॉल्व हो रहा है आपसे कि नहीं। आंसर बताना है इसका। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिख दो। 1 नहीं, 1 नहीं आएगा। सागर भाई, उसकी लिमिट लेनी है ना, 1/2 आएगा। हाँ, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे, ये प्रॉब्लम जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखो, इंटीग्रल किसका है, t का इंटीग्रल है। ठीक है, तो x उस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to x
साइन टी डी टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दो बस सिंपली, 0 टू एक्स साइन टी डी टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रल आपका टी का है तो एक्स उसके लिए एक तरीके से कांस्टेंट हो गया। अभी फॉर्म कौन सी बन रही है, 0 टू 0 का इंटीग्रल 0, नीचे भी डिवाइड बाय 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म है, तो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर को इंटीग्रेट भी कर सकते हो, इंटीग्रेट करके भी वैल्यू डाल सकते हो, दोनों मेथड से ही हैं, तो दोनों से कर लेते हैं। तो जैसे पहला मेथड क्या है, मैंने लिबनिट्ज रूल लगा दिया न्यूमरेटर में, तो लिबनिट्ज रूल क्या कहता है, अपर लिमिट डालो इनटू उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट इनटू उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2x, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन टी का इंटीग्रल कितना आता है, माइनस कॉस टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसमें भी लिमिट ले लो। ये तो समझ आ गया, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है तो ये वाली वैल्यू हाफ आ गई। इधर सॉल्व करोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस 1, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये भी आप जानते हो हाफ के बराबर ही होता है। समझ आ गया, तो दोनों तरीकों से आपका आंसर कितना आने वाला है, हाफ, तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो गया, हाफ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 64। अब ये देखते हैं कौन करता है। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ माइनस ए की पावर 1/3 टू ए की पावर 1/3 1 माइनस टी क्यूब बाय एन होल पावर एन टी स्केयर डी टी, ये सॉल्व करना है। अच्छा प्रॉब्लम है, सोच के करो। जिसका आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो। नहीं बन रही बात, देखो एक ये अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, ये आपको पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, नहीं वन नहीं आएगा इसका आंसर। प्रॉपर्टी बताई थी कि लिमिट और इंटीग्रल आपस में स्वैप हो जाते हैं, ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, माइनस ए की पावर 1/3 टू ए की पावर 1/3 लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस टी क्यूब बाय एन होल पावर एन। देखो लिमिट तो वहीं लगाओगे ना जहां पे n होगा, क्योंकि लिमिट तो n के ऊपर लगी हुई है, बाय n होल पावर n, और साथ में आपके पास क्या बैठा हुआ है, टी स्केयर डी टी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लिमिट को इंटीग्रेशन के अंदर ले गया। अब मेरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, माइनस ए की पावर 1/3 टू ए की पावर 1/3, ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्म कौन सी बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का क्या इंटीग्रल होता है, इधर साइड में लिख देते हैं,
ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन विच इज माइनस टी क्यूब बाय एन इंटू जी ऑफ एक्स। तो एन कट जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस टी क्यूब, मतलब इसकी लिमिट लेने पर ये बन जाएगा ई की पावर माइनस टी क्यूब। ठीक है, ये बन गया ई की पावर माइनस टी क्यूब, और साथ में हमारे पास क्या है, टी स्केयर डी टी है। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस टी क्यूब है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो आई हमारे पास आ जाएगा 1/3। देखो माइनस टी क्यूब को जेड मानोगे तो मान लेते हैं, क्योंकि ना वो नेगेटिव भी आएगा, वो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए हमारी। तो माइनस टी क्यूब को एक काम करते हैं, टी क्यूब को जेड मान लेते हैं। तो टी क्यूब को मैंने जेड मान लिया, तो 3t² dt मेरा कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो मेरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा, टी क्यूब है तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को डी जेड बनाना है तो वो टी क्यूब है, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस जेड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डी जेड बाई थ्री। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस जेड बाय माइनस वन इंटू थ्री, ई की पावर माइनस जेड का इंटीग्रल, ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाय माइनस वन। ठीक है, तो 1/3 माइनस ए टू ए आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, -1/3 ई की पावर माइनस ए माइनस ई की पावर ए। तो नेगेटिव साथ में भेजेंगे तो ई की पावर ए माइनस ई की पावर माइनस ए बाई 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो सबको समझ आ गया। हाँ दिव्यांश सही लिखा है आपने। सबको ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, ऑल क्लियर कर दो, अगर समझ आ गया है तो, नहीं समझ आया तो बताओ फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 64 प्रॉब्लम। अब हम आते हैं प्रॉब्लम 65। इस चैप्टर में ना एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखना ये वाला क्वेश्चन करो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to a e रेश टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x रेश टू द पावर n dx। इसका पहला पार्ट है इफ a इज लेस देन 1, इफ a इज फ्रॉम 0 to 1, एंड बी पार्ट है इफ a इज ग्रेटर देन 1। अगर a 0 से 1 होगा तो अलग आंसर आएगा, अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो अलग आंसर आएगा। तो इसको आप करके मुझे बताइए। आ रही है किसी, किसी का आंसर आ रहा है। ई रेस टू द पावर ए,
बता रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, पहले पार्ट का सागर का सही है, ई रेस टू द पावर ए माइनस वन। पावर में नहीं है ए माइनस वन, ई रेस टू द पावर ए, फिर वो अलग है माइनस वन। हाँ, कृपेश्वर का भी सही है, ई रेस टू द पावर ए माइनस वन लिखा हुआ है, बट वो पहले पार्ट का है, दूसरे पार्ट का नहीं है। दूसरे पार्ट का कुछ और आएगा। दूसरे पार्ट का जीरो नहीं आएगा। जीरो गलत आंसर है। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, जैसे आए अब हमारे पास है, पहला केस ले लेते हैं, व्हेन ए इज 0 to 1। इसका मतलब है जो आपकी x की वैल्यूज हैं वो 0 से a के बीच में, तो वो 0 से 1 के बीच में ही है ना x की वैल्यूज। तो dx है और ये x की वैल्यूज ही तो हैं। तो आपकी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to a e रेस टू द पावर x तो फंक्शन है, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n dx। अब आप क्या कर सकते हो, लिमिट इंटीग्रल के इनसाइड जा सकती है, और लिमिट जाके लगेगी कहाँ पे, लिमिट जाके तो लगेगी इसी के ऊपर लगेगी ना। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है, x की वैल्यू 0 से a के बीच में है, जो कि फर्दर लेस देन 1 है। तो x की पावर n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा ना। क्लियरली समझ आ रहा है ये तो। भाई जब x 0 से 1 के बीच में है, उसकी पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो 0 ही तो बनेगा। तो ये इंटीग्रल आपका रिड्यूस हो जाएगा 0 to a e की पावर x अपॉन 1 प्लस 0 dx में। तो e की पावर x dx का इंटीग्रल आ जाएगा 0 से a में। ठीक है, तो हमारे पास अब फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर x लिमिट 0 to a, तो आंसर आ जाएगा e की पावर a माइनस e की पावर 0 विच इज 1। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया a जब मेरा 0 से 1 के बीच में है। नेक्स्ट आते हैं जब a 1 से बड़ा है। तो जब a 1 से बड़ा है, तो देखो, जब x आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी लगाने पे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसीलिए मैंने इस इंटीग्रल को क्या बताया, इस इंटीग्रल को बता दिया, इस इंटीग्रल को लिख दिया हमने 0 to a है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं, 0 to a के साथ में है e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n dx। जब a आपका 1 से बड़ा है, तो इसको मैंने एक तो केस बना लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to 1 e रेस टू पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n dx, ब्रेक कर दिया। और एक बना दिया 1 to a e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। ये दो केसेस बना लिए हमने। ठीक है, अब क्या होगा जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, जब जीरो x आपका 0 से 1 होगा, तो उसकी पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो ये वाली वैल्यू किसको जाएगी, 0 को जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस 0 dx, 0 से 1 तक लिमिट ले ली है हमने। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि लिमिट ले चुके हैं। यहाँ पे लिमिट लेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू x की क्या है, 1 से बड़ी है, तो x की पावर 1 से बड़ी है, उसकी पावर n लोगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये वाली वैल्यू किसको जाएगी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो e की पावर x जो कि 1 से a में वेरी कर रहा है x जिसका, उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 to a dx। अब ये वाली वैल्यू 0 को जाएगी ना, क्योंकि फाइनाइट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, e की पावर x ही बचा रह जाएगा। तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x 0 से 1 में, इसका आंसर आ जाएगा e माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी पार्ट का आंसर आएगा e माइनस 1। ठीक है, समझ आया। हाँ, सागर ने सही बता दिया है। सबको क्लियर हो गया, ऑल क्लियर कर दो, जिसको भी नहीं समझ आया वो मुझे बताओ, तो मैं रिपीट कर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आया, अगर समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रॉब्लम 66। प्रॉब्लम 66 है हमारे पास, ये लिबनिट्ज रूल के ऊपर है। ठीक है,
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 0 टू एक्स एफ डैश टी 2 साइन टी माइनस साइन स्केयर टी डी टी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 0 टू एक्स एफ डैश टी 2 साइन टी माइनस साइन स्केयर टी डी टी। फाइंड एफ ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। लिबनिट्ज रूल लगेगा इसमें सबसे पहले, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करो। इससे पीछे वाले में डाउट है किसी को तो बताओ। सबको क्लियर हो गया है? किसी को भी डाउट तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं डाउट है तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो। नहीं बन रही बात? किसी का भी नहीं आया एफ ऑफ एक्स? चलो देखो मैं बताता हूँ, किसी का भी नहीं आया अभी तक। चलो देखो देखो इस प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 0 टू एक्स एफ डैश टी 2 साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो फंक्शन तो हमें पता नहीं है, तो इसमें ये भी, ये वाला जो भी रिजल्ट है ये भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि बाय पार्ट्स वगैरह लगा के सिंप्लीफाई हो जाए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड्स। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ऐसे फंक्शन हम डिफरेंशिएबल मानते हैं, मतलब अगर वैसे दे देता है वो क्वेश्चन में, इसमें वो लिखा नहीं हुआ है, बट अंडरस्टूड है ये डिफरेंशिएबल होगा तभी हम डेरिवेटिव दोनों तरफ ले पाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट रूल लगेगा, तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स टाइम्स ऑफ 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1। फिर एफ डैश 0
जीरो पुट करेंगे तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो, तो उस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास एफ डैश एक्स जो होगा, इस तरफ अगर आप इस पूरी टर्म को ले आओगे तो ये टर्म बन जाएगी 1 माइनस टू साइन एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स, और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स एक टर्म के बराबर आ गया। किस टर्म के बराबर आ गया, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स के होल स्केयर के बराबर आ गया। समझ गए? तो एफ डैश एक्स आ गया 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स लगा दो इस पे। तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो 1 माइनस साइन एक्स को अगर आप टी मानेंगे तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस डी टी बाई टी स्केयर बन जाएगा। तो क्या इंटीग्रल आ जाएगा, टी की पावर माइनस वन बाय माइनस वन प्लस सी। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो आ जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। बट अभी भी हमारा पूरा फंक्शन नहीं आया है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1/1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब दोबारा से इस कंडीशन में जाओ। इस कंडीशन में अगर मैं x को जीरो पुट कर देता हूँ तो मेरे को एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू जीरो dx, तो इंटीग्रल ऑफ जीरो टू जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो उसको यूज करके हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आ जाएगा, 1/1 प्लस सी, दिस इज गिवन एज जीरो, सो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 माइनस साइन एक्स -1। अगर आप एलसीएम लोगे तो -1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली टर्म आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा फंक्शन का आंसर हो गया। देखो भाई, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। सब क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो इसको। ठीक है, देख लो, किसी को कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ मुझे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं फिर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 67। अब ऑलमोस्ट ना ये चैप्टर की थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, एक टॉपिक बचा हुआ है जो जेई एडवांस में आता है, मेंस में तो उसका क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो वो हम करेंगे इसके आगे, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। बट अब इसमें मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स ही मैं बता रहा हूँ आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो अब जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें किसी में कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी, किसी में कोई लॉजिक लग जाएगा, तो उस टाइप की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में 0 to x ग्रेटेस्ट इंटीजर टी डी टी, हमें ये प्रूव करना है जेंट ऑफ एक्स इंटू जेंट ऑफ एक्स -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जेंट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस जेंट ऑफ एक्स के बराबर है, वेयर दिस इज जेंट। ये हमें प्रूव करना है, करो ट्राई करो इसको, ये आपको प्रूव करना है बेटा। जिसका भी याद आ रहा है वो बताओ उसमें चैट बॉक्स में कि उसका आ गया। ट्राई करो पहले तो।
किसी का आंसर? जोगिंदर का आ गया, ठीक है। और किसी का? जोगिंदर कैसे किया बताओ एक बार माइक ऑन करके। सर ग्राफ से किया था। अच्छा, ग्राफ से। फिर जिन टेक्स कैसे ले आया तू? मतलब जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें जिन टेक्स, अच्छा लास्ट एरिया से। यस सर। ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखो 0 to x कहने का मतलब है जो जिंट टी डी टी है वो तो उसका ग्राफ भी बना सकते हो आप। बट ये ब्रेक कहाँ कहाँ पे होगा? ये ऐसे होगा ना, ये इंटीग्रल ऐसे बनेगा 0 to 1 जिंट टी डी टी, जैसे पहले भी बता रखा है आपको। 1 to 2 जिंट टी डी टी, 2 to 3 जिंट टी डी टी। अब ये कहाँ तक चलेगा? जहां तक आपका x आएगा। अब x के बारे में हमें पता नहीं है कि x भाई फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन, x हमारा फ्रैक्शन है या x इंटीजर है, ये हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं x कोई भी वैल्यू है जो k से k+1 के बीच में है, वेयर k इज सम इंटीजर। अगर x इंटीजर होगा तो k के बराबर हो जाएगा, अगर x इंटीजर नहीं होगा तो k से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, k.1 हो जाए, k.2 हो जाए, k.3 हो जाए। k+1 नहीं होगा क्योंकि हमने ये मान लिया है कि x k हो सकता है या इसकी मैक्सिमम वैल्यू k+1 से थोड़ी सी छोटी रहेगी, k+1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ना, x या तो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा या 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। अब x मान लो 2.2 है तो इसका मतलब होगा k आपका 2 हो जाएगा। x अगर आपका 5.9 है तो k आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे करके हमने उसको k की टर्म्स में लिख लेना है। तो यहां से हमें समझ आ जाएगा जिंट x जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा। अब हमारा आंसर k की टर्म में आएगा। अब ऐसे चलते रहोगे, लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? k-1 से k जिंट टी डी टी प्लस k से लेकर x तक जिंट टी डी टी। अगर आपका x k हुआ तो क्या होगा आपका? यहां तक ही आपका आंसर जाएगा, ये वाली टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि अगर x k हो गया तो k टू k का इंटीग्रल जीरो हो गया। जिन डी टी 0 से 1 में कितना होता है? 0। 1 से 2 में जिन डी टी 1 हो जाएगा तो 1 डी टी का इंटीग्रल 1 से 2 आ जाएगा। 2 से 3 में जिन डी टी 2 हो जाएगा, 2 से 3 डी टी का इंटीग्रल आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 3 to 4 डी टी, ऐसे चलता रहेगा ये इंटीग्रल। लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे? k-1 जिंट आ जाएगा, k-1 to k dt, क्योंकि t अगर k-1 से k है तो जिंट उसका कितना आ जाएगा? k-1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? k dt का इंटीग्रल k से लेके x तक। और क्या देखो क्या वैल्यू आ रही है? 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन टू k-1 dt का इंटीग्रल t k-1 करने पे k-1 ही, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी आपकी क्योंकि डिफरेंस है ना वो k और k-1 का। ठीक है, तो k-1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? k टाइम्स ऑफ x-k। तो इसका सम आपको निकालना आता ही है। ep बन गया k-1 इंटू n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स k-1 है प्लस k इंटू x-k। अब हमारा k जो था वो क्या था? जिंट x था, ये हमने सबसे पहले लिखा हुआ था। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जिंट x इंटू जिंट ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जिंट x इंटू x माइनस जिंट x। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। देखो सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो। ये हमें प्रूफ करना था शायद। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, अभी रुको 1 मिनट। प्रॉब्लम नंबर 68। I is equal to integral of 1 to a gent of x f dash x dx if a is greater than 1। ये जो है, ये ब्रैकेट जो है ये जेंट है, ठीक है। इसका आंसर निकालो। इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन आएगा, ठीक है, मतलब फंक्शन भी आएगा आंसर में, एफ की टर्म्स में आएगा मतलब आंसर। आया किसी का आंसर? एक सिंपल सा ना टर्म्स ही बन जाएगी इसके आंसर में। चलो देखो मैं बताता हूँ, देखो सेम वही है। इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to 2 जिंट एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 जिंट एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स 3 to 4। अब ए पता नहीं है ना कहाँ पे है, कहीं ना कहीं आगे रुक रहा होगा, a-1 से ए तक रुक रहा होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो 3 to 4 जिंट एक्स डी एक्स जिंट एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। नहीं ये नहीं आएगा सागर, ठीक है। अब ए का हमें पता नहीं है, ए कोई वैल्यू होगी, तो सेम उसी तरीके से करते हैं, ए को मान लेते हैं, क्योंकि ए फ्रैक्शन भी हो सकता है इंटीजर भी हो सकता है, तो के से लेके के प्लस 1 के बीच में मान लेते हैं। तो जिंट ऑफ ए जो होगा वो हमारा के हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ए जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, के से के प्लस 1 के बीच में है। तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि एक लिमिट आ जाएगी के-1 से के जिंट ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस लास्ट में आपके पास आ जाएगा के टू ए जिंट एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपका आई अब किसके बराबर हो जाएगा, 1 से 2 में जिंट की वैल्यू 1 आ जाएगी,
ठीक है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। पहली टर्म तो हमारी ये बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 2 टाइम्स ऑफ जिंट एक्स 2 से 3 में क्या हो जाएगा 2, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास जो टर्म आने वाली है, एक तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 1 इंटू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो k आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रल में आ जाएगा एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ के। समझ आ गया होगा सब लोगों को, यहाँ तक ये स्टेप तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारे पास आ गया देखो एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ ऑफ 2, तो एक तो यहाँ पे बचेगा माइनस एफ ऑफ 1, तो माइनस एफ ऑफ 2 बचेगा। देखो 2 एफ ऑफ 3 माइनस 3 एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे समझ आ रहा है, माइनस एफ ऑफ 4 बचेगा। लास्ट में के माइनस 1 एफ ऑफ के माइनस के एफ ऑफ के, तो ये बच जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ के। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट तक माइनस ऑफ एफ ऑफ के प्लस के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए बच जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये हमारे पास आ जा रहा है एफ ऑफ 1 से लेके एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 सो ऑन टू एफ ऑफ के। ठीक है, अब k क्या था आपका, k था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, तो हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि k तो हमने एज्यूम किया था, जिंट ऑफ a इंटू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस सो ऑन टू एफ ऑफ जिंट a आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया तो लिख दो एक बार, और क्लियर कर दो। ठीक है, इसका अब आपका होमवर्क है, आपको इसका पैकेज स्टार्ट कर देना है। डीआई का पैकेज है, अपलोड किया हुआ है, एक बार बताना मुझे चैट बॉक्स में, एक बार मैं चेक करता हूँ, रुको, होल्ड करना सब लोग, जो फोल्डर है उसमें चेक कर लेता हूँ। अपलोडेड नहीं है मेरे ख्याल से, इंटीग्रेशन वाले में देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं ना इसका डीआई का भी अपलोड कर रहा हूँ, अभी अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो हम अब ऐसा करते हैं, हाँ इसका अपलोडेड है क्या कृपेश्वर, इनडेफिनेट का तो अपलोडेड आई गेस, इसका अपलोडेड नहीं है डीआई का। डीआई आपका ऑलमोस्ट खत्म है, कल परसों में 2 दिन मेरे को लगता है हमें इसके प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम करने हैं अपना। एक छोटा सा टॉपिक बचा है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर करके। हाँ अगर अपलोडेड है तो वेल एंड गुड, अगर अपलोडेड नहीं है तो डेफिनेट, मैं देख लेता हूँ, अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं। सर अपलोडेड है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर अपलोडेड है तो डीआई का अगर अपलोडेड है तो आपको डीआई का आप स्टार्ट कर देना है पैकेज। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों आएंगे। ठीक है, दिन में मैंने बताया था कि इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों आएंगे। तो अब कल और परसों हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे, जो एक टॉपिक बचा है वो भी कर लेंगे और इसके जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। तो कल हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे को इसका डाउट सेशन रख लेंगे क्लास में अगर रिक्वायर्ड होगा, या उसके बाद डाउट सेशन अगर क्लास मान लेते हैं टॉपिक पे चलती रहेगी तो उसके बाद रख लेंगे इवनिंग में। ठीक है, तो सैटरडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर अब हमारा 2 लेक्चर का और बचा है होपफुली, तो खत्म कर देंगे इसको। प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, थ्योरी इसमें अब ज्यादा कुछ बची नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कोशिश करते हैं 2-3 लेक्चर में उसको खत्म करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है, पैकेज करना स्टार्ट कर दो अब सब लोग, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी फिर इसकी।